जी हाँ दोस्तों, 9 जून को मोदी जी का शपथ समारोह है। शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तीसरी बार पीएम बनेंगे मोदी जी। जी दोस्तों, आगे वीडियो में जानेंगे क्या क्या मंत्रालय किसके लिए हो सकता है। अंत तक देखते रहिए। जितनी मशक्कत करी कि किसी तरीके से एनडीए की सरकार नहीं आने देनी है, बीजेपी की सरकार नहीं आनी चाहिए। जितना भी पैसा लगाना है वह सब लगा दिया, लेकिन फिर भी 1% इनको उसमें जीत साबित नहीं हुई। अब एनडीए जो वादा किया था कि 400 पार का नारा सही साबित हो रहा है। और मैं बात नहीं कर रहा हूं कि साथ मिले हुए जो चले गए सांसद जिनको लालच देकर के अपने में मिला लिया, यह सबका अब मन बदल रहा है। जैसे जैसे जो समर्थन अब मिल रहा है, एनडीए जो इस बौखलाहट जो है वो साफ तौर पर आ रही है। आपको पहले मामला दिखा देते हैं, फिर बात करते हैं। ज़रा देखिए दोस्तों, यहाँ पर एनडीए को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। रातों रात अब एनडीए में शामिल होने के लिए एनडीए से जो मेल मिलाप कर रहे हैं, मोदी जी से अब जो है वह मेल मिलाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इससे क्या पता चलता है। ज़रा देखिए, 18 ऐसे सांसद हैं जो छोटे मोटे सामने आ रही हैं। इसमें इंडिपेंडेंट्स के 7 सांसद हैं, वाईआरएसपी के 4 सांसद, भाजपा के 1 सांसद, पीपीपी के 1 सांसद, जीत पीएम के 1 सांसद, एएसकेपी के 1 सांसद हैं। इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि बीजेपी का 1 सांसद है, जिसकी उनका भी 1 सांसद है। मतलब कहने का मतलब साफ है दोस्तों, यहाँ पर पूरी तरीके से अब बीजेपी को एनडीए का समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। और इससे सबसे ज़्यादा अगर नुकसान होगा तो किसे होगा? इंडी अलायंस को होगा, जिसको देख कर के बहुत आप खुद कहेंगे कि बीजेपी की जो है अब निश्चित है, एनडीए की सरकार निश्चित है। यह खबर क्या है कि मोदी जी जो है वो तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। इंडिया में वापसी के लिए उद्धव ठाकरे के संपर्क में भाजपा ऐसे सूत्र दावा कर रहे हैं कि 9 जून को देश में एक बार फिर से एनडीए की सरकार आने वाली है। यानी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इसे ऐतिहासिक माना जा रहा है। नई सरकार के गठन को लेकर के तैयारी भी शुरू कर दी गई। इसका मतलब साफ तौर पर आप लगा लीजिए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो इंडी अलायंस ने सोचा था, इंडी अलायंस ने पूरी कोशिश करी थी कि कोई भी तिकड़मबाजी कर ले, लेकिन बीजेपी बहुमत में हाथ नहीं आनी चाहिए। प्रतीक हो रहा था कि बीजेपी उद्धव ठाकरे को भी शामिल करेगी, लेकिन महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ बहुत अच्छा संबंध स्थापित हो गया और इतना शिंदे जी भी एनडीए के समर्थन में खुल करके सामने आ रहे हैं
कि बहुत सारे इंडिया अलायंस के सांसद हैं जो बीजेपी के संपर्क में रातों रात शामिल हो सकते हैं। यानी रातों रात या जो अगर नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया कि इंडिया अलायंस के तमाम सांसद छोड़ के एनडीए में शामिल हो जाएंगे और फिर से एक बार विपक्ष जो है बहुत कमज़ोर हो जाएगा। विपक्ष दो इसी में खुश है कि मजबूत विपक्ष बन गया। अब विपक्ष बार बार 99 सीट पर लुढ़क गए। कांग्रेस पार्टी TV9 पर वादा किया, उन्होंने कि इल्ज़ाम लगाया कि संजय निषाद भाजपा के भीतर घात का शिकार। संजय निषाद ने TV9 पर वादा किया, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनके बेटे संजय निषाद भाजपा के भीतर घात का शिकार। संजय निषाद ने TV9 पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनके बेटे संजय निषाद सरकार लोकसभा सीट पर 1000 से ज़्यादा वोटों से हार कर का मुंह देखना पड़ा। यहाँ से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर हैं, लेकिन समीक्षा की बात ज़रूर करें कि समीक्षा हम लोग कर रहे हैं और समीक्षा का जो रिज़ल्ट आएगा हम लोग आपको बताएंगे। 2019 में प्रयागराज सीट जीतने वाली रीता बहुगुणा ने TV9 पर संकेत दिए कि अगर उनको टिकट मिलता तो उनकी जीत निश्चित थी। कुछ भ्रम की वजह से मेरा टिकट कटा नहीं, लेकिन आप जानते हैं जान चुके हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले यूपी के मंत्री सुरेश खन्ना ने हार को लेकर बयान दिया। उनका दावा है कि आत्मविश्वास ने यूपी की में पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। बीजेपी में अंदरूनी कलह तेज हो गई थी। अंदर ही अंदर पार्टी के कुछ नेता एक दूसरे को सब कुछ पता है कि सब अब पार्टी के खिलाफ काम करने वालों पर भी कार्रवाई जल्द होने वाली है। जितनी मशक्कतें करी कि किसी तरीके से एनडीए की सरकार नहीं आने देनी है, बीजेपी की सरकार नहीं आनी चाहिए, जितना भी पैतरा लगाना है वो सब लगा दिया, लेकिन फिर भी एक भी प्रतिशत इनको उसमें जीत साबित नहीं। अब एनडीए ने जो वादा किया था, कहा था कि 400 पार का नारा एनडीए ने दिया था, वो 400 पार का नारा सही साबित हो रहा है। और मैं ये हवे में बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, इंडिया अलायंस के साथ मिले हुए जो चले गए सांसद, जिसको लालच देकर के अपने में मिला लिया, ये सब का अब मन बदल रहा है। जैसे जैसे एनडीए सरकार मजबूत हो रही है, फर्क नहीं पड़ता कि टीडीपी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जेडीयू साथ रहे न रहे, जो समर्थन अब मिल रहा है एनडीए को, इससे बौखलाहट जो है वो साफ तौर पे इंडिया अलायंस में दिख रही है। आपको पहले मामला दिखा देते हैं, फिर बात करते हैं। जरा देखिए कि दोस्तों यहां पर एनडीए को बहुत बड़ा फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। रातों रात सांसद अब एनडीए में शामिल होने के लिए एनडीए से जो है वो मेल मिलाप कर रहे हैं, मोदी जी से जो है वो मेल मिलाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इससे क्या पता चलता है, जरा देखिए। 18 ऐसे सांसद हैं जो छोटे मोटे पार्टी के हैं, निर्दलीय के हैं, जिसमें कि जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें इंडिपेंडेंट्स के 7 सांसद हैं, वाईएसआरसीपी के 4 सांसद हैं, बीजेडी के 1 सांसद हैं, वीपीपी के 1 सांसद हैं, जेडपीएम के 1 सांसद हैं, एएसकेपीआर के 1 सांसद हैं, एआईएमआईएम का अता पता नहीं, इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। बीएपी का 1 सांसद है, जिसमें कि एसकेएम का भी 1 सांसद है। मतलब कहने का मतलब साफ है दोस्तों कि
यहां पर पूरी तरीके से अब बीजेपी को, एनडीए को समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है और इससे सबसे ज्यादा अगर नुकसान होगा तो किसे होगा? इंडिया अलायंस को होगा। अब मैं आपको एक ऐसा फैक्ट्स दिखाने वाला हूं जिसको देख करके आप खुद कहेंगे कि बीजेपी की तय जो है वो अब निश्चित है, एनडीए की सरकार की तय निश्चित है। जरा देखिए, आपके स्क्रीन पे मैंने शेयर किया है। यह खबर क्या है कि मोदी जी जो हैं वो तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। एनडीए में वापसी के लिए उद्धव ठाकरे के संपर्क में बीजेपी, ऐसा सूत्र दावा कर रहा है। 9 जून को देश में एक बार फिर से एनडीए की सरकार आने वाली है, यानी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इसे ऐतिहासिक माना जा रहा है। नई सरकार के गठन को लेकर के तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। अब इसका मतलब साफ तौर पे आप लगा लीजिए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो इंडी अलायंस ने सोचा था, जो इंडी अलायंस ने पूरी कोशिश करी थी कि कोई भी हथकंडे अपना लो, कोई तिकरमबाजी कर लो, किसी तरीके से कोई बहका दो, भड़कला दो, किसी तरीके से पार्टी में फूट डाल दो, ये सब करके देख लिया इंडिया अलायंस ने, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अब देखिए, यहां पर जो उद्धव ठाकरे को बीजेपी में शामिल होने की जो दावा करी जा रही है, जो बातें करी जा रही है, इसमें क्या तथ्य हो सकते हैं, इसमें क्या फैक्ट्स हो सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि दोस्तों, उद्धव ठाकरे अगर बीजेपी में शामिल होते हैं, ऐसा बहुत पहले से दावा किया जा रहा, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीक हो रहा कि बीजेपी उद्धव ठाकरे को अपने साथ शामिल नहीं करेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ बहुत अच्छा संबंध स्थापित हो गया और एकनाथ शिंदे जी भी एनडीए के समर्थन में खुल करके सामने आ रहे हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि बहुत सारे इंडी अलायंस के सांसद हैं जो बीजेपी के संपर्क में रातों रात एनडीए में शामिल हो सकते हैं। यानी रातों रात जो ये 18 सांसद, छोटी मोटी पार्टियां, निर्दलीय पार्टियों का समर्थन जो मिल रहा है, तो 300 पार तो ऊपर ऐसे ही चला गया। लेकिन कहा जा रहा है कि रातों रात कोई ठीक नहीं है कि 360, 350 या 400, ये जो आंकड़ा नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, वो क्या इंडी अलायंस से तमाम सांसद छोड़ करके एनडीए में शामिल हो जाएंगे और फिर से एक बार विपक्ष जो है वो कमजोर हो जाएगा? विपक्ष तो इसी में खुश है कि अरे मैं तो मजबूत विपक्ष बन गया। आप विपक्ष बार बार ये कह रही है कि मोदी जी ने तो 400 पार कहा था, 400 पार कहा था। 400 पार कहा या? अरे भाई, आपने भी तो कहा था कि 150 से ऊपर लाएंगे, आप तो 3 डिजिट में नहीं ला पाए। 99 सीट पे लुढ़क गए कांग्रेस पार्टी, और ये इसी में खुश है कि मैं मजबूत विपक्ष बन गया, मैं तो संसद में जो है वो कोई बिल पारित नहीं होने दूंगा, मैं तो हर एक यूसीसी का मुद्दा हो या फिर कोई भी मुद्दा लेकर के आएगी बीजेपी एनडीए सरकार, तो इसका ये पूरी तरीके से विरोध करेंगे। ये उसी में खुश हैं। ये जीवन भर विरोध ही करते रहे हैं और विरोध करते ही रह जाएंगे, और एक दिन विरोध करते करते एक दिन तबाह हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। ताज्जुब होता है कि आप जो दावा करें वो नहीं हो तो वो चुपचाप आप कान में तिल डाल करके सो जाते हैं। लेकिन चलो, बीजेपी ने दावा किया 400 पार का, और धीरे धीरे तो तमाम जितने भी सांसद हैं वो सब तो एनडीए में शामिल हो ही रहे हैं। लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कि आप 3 डिजिट भी 3 बार से कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी कि नरेंद्र मोदी जी को हरा दें, लेकिन 3 बार कोशिश किया, एक बार भी ये हरा पाए। इस बार भी वही हाल हुआ। संजय निषाद ने TV9 पर बड़ावा किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि उनके बेटे संजय निषाद बीजेपी के भीतर घात का शिकार है। पार्टी हमारी माँ है और उसके बाद इलेक्शन के 2 दिन पहले उसके खिलाफ काम करें। संजय निषाद के बेटे और बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण निषाद को संत कबीर नगर लोकसभा सीट पर 92,000 से ज्यादा वोटों से हार का मुंह देखना पड़ा। संजय निषाद ही नहीं, बीजेपी की एक और सहयोगी दल SPSP भी अपनी एकमात्र सीट घोसी नहीं बचा पाई। यहाँ से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर हार गए। उनकी हार पर ओपी राजभर खुलकर भितरघात बोलने से बचते रहे, लेकिन समीक्षा की बात जरूर कही। उसकी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं और समीक्षा का जो रिजल्ट आएगा हम लोग आपको बताएंगे। आवाज बीजेपी से उठ रही है। 2019 में प्रयागराज सीट जीतने वाली रीता बहुगुणा ने TV9 पर संकेत दिए कि अगर उनको टिकट मिलता तो जीत तय थी। मुझे लगता है कि कुछ प्रदेश की ओर से सही फीडिंग दिल्ली में नहीं की गई और मेरे सीट के बारे में कुछ भ्रांतियां पैदा की गई, तो मुझे लगता है कि कुछ भ्रम की वजह से मेरा टिकट कटा। लेकिन
आप जानते हैं 80 साल का हमारा इतिहास परिवार का वहाँ पर है, और उसी सीट से मैं, मेरी माँ, मेरे पिताजी सब MP लड़ चुके हैं, रह चुके हैं। जिन लोगों ने भीतर घात किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी मंत्री ने, अगर किसी विधायक ने बेईमानी करी है, किसी अगर आपके पदाधिकारी ने, तो उसको तुरंत आपको पिनलाइज करना पड़ेगा। पूर्व कांग्रेस नेता रही रीता बहुगुणा जोशी का मानना है कि भीतरघात पर कार्रवाई न होने की वजह से कांग्रेस का आज ये हाल हुआ, इसलिए बीजेपी को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। आपको बता दें कि सबसे पहले यूपी के मंत्री सुरेश खन्ना ने हार को लेकर बयान दिया था। उनका दावा है कि अति आत्मविश्वास ने यूपी में पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। कई कारण हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा कारण यही है कि अति आत्मविश्वास की वजह से ये हमको सीटें कम मिली। चुनाव के पहले चरण से ही बीजेपी में अंदरूनी कलह तेज हो गई थी। अंदर ही अंदर पार्टी के कुछ नेता एक दूसरे को निपटाने में जुट गए थे। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को सब कुछ पता है। अब पार्टी के खिलाफ काम करने वाले विभीषणों पर पार्टी कार्रवाई जल्द करने वाली है। बस समय तय होना बाकी है। तो लोकसभा चुनाव लड़ने वाले पार्टी के कई नेताओं की यही शिकायत है कि उनको अपनों से दगा मिला है। मुजफ्फरनगर में चुनाव हार चुके संजीव बालियान के बीजेपी के विधायक रहे संगीत सोम ने खुला विरोध किया था। अब सबको लग रहा है कि हार को लेकर यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है। चुनाव लड़ने वाले कई नेताओं ने पार्टी ने दिया। इस बहस ने तब और जोर पकड़ा जब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। फडणवीस के इस फैसले को शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने एक नया एंगल दे दिया। संजय राउत ने कहा कि फडणवीस का कदम योगी आदित्यनाथ पर दबाव बनाने की चाल है और पार्टी में उन पर एक्शन की तैयारी है। देवेंद्र फडणवीस की वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी की दुर्गति हुई। आपने यहाँ पे कहा कि योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी है। ये भी है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा फीलिंग्स है कि योगी जी को हटाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। दरअसल 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में, उनके साथ दोनों डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी दिल्ली आए। उन्हें बीजेपी संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लेना है। यूपी बीजेपी की कोर कमेटी के साथ हार की समीक्षा भी होगी। यूपी के सीएम से पहले महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस दोपहर को ही दिल्ली पहुंच गए। वो राज्य में हुई बीजेपी की हार पर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। लेकिन बड़ा प्रश्न उत्तर प्रदेश को लेकर है। यूपी में बीजेपी के सहयोगी दल भी सवाल उठा रहे हैं और अपने भी अलग अलग तरह से आरोप तो लगा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यूपी में भीतरघात हुआ है? क्या आपसी खींचतान में बीजेपी के हाथ से यूपी निकल गया? यूपी में बीजेपी की हार और भीतरघात के आरोपों पर हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। पहले बहुत कुछ चल रहा है और वो बहुत कुछ कह रहा है। 293 से एनडीए के नंबर 303 कैसे हो गए रातों रात, उसके बारे में आपको बताऊंगा। क्योंकि जो लोग एनडीए को तोड़ने के सपने देख रहे थे, उनको यह सुनकर झटका लगेगा। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को कौन से मंत्रालय मिलने वाले हैं और बीजेपी ने कौन से मंत्रालयों के लिए साफ मना किया है, यह सब आज आपको बताऊंगा। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण का हर रास्ता क्लियर है। शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और उसकी तस्वीर भी आ गई है। ये तस्वीरें देखिए, राष्ट्रपति भवन में कुर्सियां लगनी शुरू हो चुकी हैं। यानी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए नरेंद्र मोदी भी तैयार हैं और राष्ट्रपति भवन भी तैयार होना शुरू हो गया है। इसी जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेकर अपना तीसरा टर्म शुरू करेंगे और इतिहास लिखेंगे। क्योंकि आजाद भारत में नेहरू के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे दूसरे व्यक्ति होंगे जो कि लगातार तीसरा टर्म जो है उसमें घुसने वाले हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। सारे रास्ते इसलिए भी क्लियर हैं क्योंकि बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों से बात कर ली। एनडीए की मीटिंग कल ही हो चुकी है। इसके अलावा बीजेपी ने एनडीए का नंबर भी रातों रात बढ़ा लिया। अब यह नंबर सिर्फ 293 नहीं रह गया है, यह नंबर 300 के पार पहुंच चुका है। हमने आपको कल ही बताया था कि 17 ऐसे सांसद हैं जो अभी ना एनडीए में है ना इंडी गठबंधन। इनमें 7 निर्दलीय शामिल थे। जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर के 4 सांसद हैं, नवीन पटनायक की बीजेडी के 1 सांसद हैं, ओवैसी की एआईएमआईएम का 1 सांसद यानी खुद ओवैसी, वीपीपी का 1 सांसद,
जेडपीएम का एक सांसद और एएसकेपीआर के अलावा बीएपी का एक सांसद। अब सूत्रों के मुताबिक आज जो खबर आई उससे यही है, पता चल रहा है कि एनडीए के साथ 10 सांसद इनमें से जुड़ गए हैं जो दूसरे छोटे दल और निर्दलियों से आए हैं। यानी एनडीए का आंकड़ा 293 नहीं 303 पहुंच गया है। और ये दोनों ऐसे पक्ष के लिए झटके के जैसा है जो 293 देखकर अंदर ही अंदर खुश थे। भाई एक तो इंडिया अलायंस, उनको लग रहा था सरकार कभी भी गिर जाएगी, एनडीए 303 पहुंच गया। और दूसरा चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार जैसे लोग जिनकी बार्गेनिंग पावर अब कम हो जाएगी क्योंकि एनडीए 303 पर है। उधर इंडी गठबंधन से इस वक्त की बड़ी खबर आ गई। इंडी गठबंधन का टूटना शुरू हो गया है। यानी जो नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए एनडीए तोड़ने वाले थे वो इंडी गठबंधन खुद टूट रहा है। कांग्रेस पर आम आदमी पार्टी के मंत्री गोपाल राय का बड़ा बयान आ गया है। लोकसभा चुनाव तक ही कांग्रेस से साथ था, गोपाल राय ने कह दिया है और कह रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी अब अकेले लड़ेगी। तो पंजाब में तो इनका गठबंधन नहीं ही हुआ, दिल्ली में भी अब दोनों ने टाटा बाय बाय कह दिया है। केजरीवाल जी ने तो पहले ही कहा था कि शादी थोड़ी ही ना की है। गोपाल राय का बयान सुनिए क्या कह रहे हैं। यानी पहला विकेट इंडी से गिर गया है लग रहा है कि ये अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए था। लोकसभा चुनाव हमने ईमानदारी से मिलकर के लड़ा है। दिल्ली जो विधानसभा का चुनाव है उसके लिए देश भर में कोई गठबंधन नहीं है और दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता के साथ मिलकर के हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। यानी एनडीए क्या टूटता, इंडी टूटना शुरू हो गया है। हालांकि एनडीए एकजुट है। एनडीए के नेता कल ही नरेंद्र मोदी को पूरा सपोर्ट दे चुके हैं और उन्हें अपना नेता मानकर यह मैसेज दे चुके हैं कि वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार चलाने के लिए तैयार है। एनडीए के नेताओं ने तो अपना काम कर दिया, उन्होंने पीएम मोदी को वो सपोर्ट दे दिया जो उन्हें इस वक्त चाहिए। लेकिन इसके बदले में बीजेपी से उन्हें क्या चाहिए, इसकी एक लिस्ट हर सहयोगी मन ही मन तैयार करके बैठा है, क्योंकि उन्होंने अपना काम कर दिया और अब बारी बीजेपी की है कि बीजेपी उन्हें कितना कुछ दे पाएगी और किस हद तक उनकी डिमांड पूरी कर पाएगी। कल एनडीए की मीटिंग हुई थी, आज एनडीए की पार्टियों ने अपनी अलग अलग मीटिंग, जैसे चंद्रबाबू नायडू ने आज अपने नेताओं के साथ, अपने सांसदों के साथ एक मीटिंग की। एकनाथ शिंदे ने अपने सांसदों के साथ मीटिंग की है। कल सुबह जेडीयू के सांसदों की भी एक मीटिंग होगी। इन मीटिंग से जो डिमांड लिस्ट निकल कर आएगी उस पर बीजेपी कितना तैयार होगी, कितना तैयार नहीं होगी, या बीजेपी से जो बात हुई होगी वो इन सांसदों को बताया जाएगा कि भाई ये हमको मिल रहा नहीं मिल रहा है। ये सारी बातें कल परसों तक क्लियर हो जाएंगी क्योंकि इसके बाद 9 जून को पीएम मोदी को शपथ लेनी है। एनडीए में बीजेपी के जो पार्टनर हैं उनमें सबसे ज्यादा डिमांड अभी टीडीपी की होगी क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी के पास बीजेपी के सहयोगी दलों में सबसे ज्यादा 16 सीटें हैं। कल पीएम आवास पर एनडीए नेताओं की जो मीटिंग हुई थी उसमें चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक बगल में बैठे हुए दिखे थे। इसका सीधा संकेत यह था कि नायडू इस वक्त एनडीए में खुद को नंबर 2 की पोजीशन में देख सकते हैं और इस हिसाब से वो चाहते भी होंगे कि उन्हें सरकार में ठीक ठाक हिस्सेदारी मिले। अब सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक टीडीपी की डिमांड लिस्ट क्या हो सकती है वो आपको बताता हूं। टीडीपी लोकसभा स्पीकर का पोस्ट भी मांग सकती है, ऐसा सूत्र कह रहे हैं, क्योंकि अटल जी की गठबंधन सरकार में टीडीपी के पास लोकसभा स्पीकर की पोस्ट थी। 1998 में टीडीपी के जेएमसी बालयोगी लोकसभा के स्पीकर बने थे और वो 2002 तक लोकसभा के स्पीकर थे। लेकिन लोकसभा स्पीकर का पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यह अक्सर उसी पार्टी को मिलता है जिसकी सबसे ज्यादा सीटें होती हैं। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि बीजेपी स्पीकर की पोस्ट पर कोई कॉम्प्रोमाइज करेगी या नहीं। सूत्रों के मुताबिक अगर टीडीपी ने ज्यादा जोर दिया तो बीजेपी डिप्टी स्पीकर की पोस्ट टीडीपी को दे सकती है, लेकिन स्पीकर की पोस्ट दे इसकी गुंजाइश कम दिखती है। यानी स्पीकर का पोस्ट टीडीपी को मिलेगा इस पर बहुत डाउट है। लेकिन इसके अलावा टीडीपी कई मंत्रालय भी चाह रही होगी। सूत्रों के हवाले से जो खबरें छन कर आ रही हैं उसके मुताबिक टीडीपी 3 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री के पद की मांग कर सकती है। ट्रांसपोर्ट, शहरी विकास मंत्रालय जैसे वो मंत्रालय मांग सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय भी टीडीपी मांग कर सकती है। लेकिन टीडीपी को जो मंत्रालय मिल सकते हैं उस पर सूत्र बता रहे हैं कि टीडीपी को हो सकता है नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिल जाए या स्टील मंत्रालय उनको ऑफर हो सकता है। लिस्ट बना चुकी होगी या बना रही होगी। नीतीश कुमार के पास 12 सांसद हैं और वो बिहार में बीजेपी के इंपॉर्टेंट सहयोगी। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है। इस लिहाज से नीतीश कुमार बीजेपी के लिए बहुत अहम है, न सिर्फ राज्य में बल्कि केंद्र में भी। अब सूत्रों के मुताबिक जेडीयू कितने और कौन कौन से मंत्रालय मांग सकती है, इस पर क्या जानकारी आ रही है वो बताता हूं। जेडीयू को 1 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री पद चाहिए ऐसा कहा जा रहा है।
इसमें ग्रामीण विकास, रेलवे जैसे मंत्रालय मांगे जा सकते हैं। जेडीयू के पास रेल मंत्रालय पहले भी रह चुका है, नीतीश कुमार खुद रेल मंत्री रह चुके हैं। लेकिन सूत्रों के मुताबिक जेडीयू को पंचायती राज और ग्रामीण विकास जैसे मंत्रालय मिल सकते हैं। ये सारी बातें अभी सूत्रों के हवाले से हैं।